गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद आरिफ राजा आप लोगों का हिंदी के क्लास में स्वागत करता हूं। यह चैप्टर जो है नौरंगिया है। इसके रचनाकार कैलाश गौतम जी हैं। पहले इसका जो है हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। छक्का पंजा मीन्स होगा छल प्रपंच। ताकतवर मीन्स होगा रसूखदार। निखट्टू मीन्स होगा आलसी। जनखा मीन्स होगा नापुंसक। जोइला मीन्स होगा स्त्रैण प्रवृत्ति का। जोइला मीन्स होगा स्त्रैण प्रवृत्ति का। लेखपाल मीन्स होगा पटवारी। जांगर पीटे मतलब कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम करना। विविध भारती। विविध भारती का मतलब होगा रेडियो पर प्रसारित होने वाला एक संगीत का चैनल। भीत। भीत मीन्स होगा मिट्टी की दीवार। छाजन मीन्स होगा छप्पर। महाजन मीन्स होगा साहूकार या पूंजीपति। इसका जो है हम लोग इसको जो है हम पढ़कर जो है इसका व्याख्या करेंगे। इसको आप लोग देखेंगे। देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती। ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती खेती। मर्द निखट्टू जनखा जोइला, लाल न होता ऐसा कोयला। उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती संग संग पीती। कैलाश गौतम जी इस पद्यांश में एक कर्मठ, साहसी, अविजीत, दुर्जेय, साहस वाली नारी नौरंगिया की चर्चा किए हैं, जिसे ईश्वर पर नहीं बल्कि अपने परिश्रम पर भरोसा है। इसको देखिए आप लोग।
देवी देवता नहीं मानती। कैलाश गौतम जी कहते हैं नौरंगिया देवी देवता को नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती और वह छल प्रपंच भी नहीं जानती है। ताकतवर से लोहा लेती और अपने समाज में रहने वाले रसूखदार लोगों के सामने घुटने नहीं टेकती। अपने बूते करती खेती और वह अपने बल पर खेती करती है। मर्द निखट्टू जन का जोइला और उसका पति जो है, उसका जो शौहर है वह आलसी है, नापुंसक है और स्त्रैण प्रवृत्ति का है। लाल न होता ऐसा कोयला, वह उस कोयले के समान है जो जलावन के भी काम में नहीं आता है। अर्थात उसका पति एक अनुपयोगी वस्तु के समान है, उसको भी वह शान से जीती। नौरंगिया जो है अपने पति के साथ शान से रहती है, संग संग खाती संग संग पीती और अपने पति के साथ खाती है और अपने संग पति के साथ पीती है। अर्थात अपने पति के साथ खुशीपूर्वक जीवन का निर्वाह करती है। गांव गली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की है। नौरंगिया गंगा पार की है। नौरंगिया का गांव गली में उसी प्रकार से चर्चा चलता रहता है जैसे अखबार का कोई खास खबर हो। अर्थात नौरंगिया के गुणों की चर्चा उसके गांव के गलियों में उसी प्रकार से चलता रहता है जैसे अखबार की कोई खास खबर हो। नौरंगिया गंगा पार की है। नौरंगिया जो है गंगा पार की है। इस पद्यांश की विशेषता यह है कि इसमें देशज शब्दों एवं नए मुहावरों के कारण भाषा में सहजता एवं नवीन प्रकार की ताजगी आ गई है। जनखा जोइला आसपास प्रयुक्त होने वाले अनुप्रासिक देशज शब्द हैं। सुर्खी का सामान्य अर्थ है लालिमा, लेकिन यहाँ संदर्भ के अनुसार इसका अर्थ बदल गया है। लाल न होता ऐसा कोयला नया मुहावरा है जो अनुपयोगी वस्तु के अर्थ में प्रयुक्त होती है। अब आप लोग जो है यहाँ से यहाँ तक मैं पढ़ता हूँ और उसका जो है मतलब बताऊँगा। कसी देह और भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी, सिहरन पहने हुए अमोले, काला भंवरा मुँह पर डोले, सौ सौ पानी रंग धुले हैं, कहने को कुछ होठ खुले हैं। अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बचना। जैसे नियत लेखपाल की वैसी ठेकेदार की है। नौरंगिया गंगा पार की है। प्रस्तुत अंश में एक स्वाभिमानी तथा स्वावलंबी नारी नौरंगिया की चारित्रिक विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। कसी देह और भरी जवानी, नौरंगिया शरीर से स्वस्थ है और सुंदर है और वह नव यौवना है। शीशे के सांचे में पानी,
शीशे के सांचे में पानी। नौरंगिया के शरीर का रंग इस प्रकार से उज्जवल है जैसे शीशे के सांचे में रखा हुआ पारदर्शी पानी दिखता है। सिहरन पहने हुए अमोले काला भंवरा मुँह पर डोले। आम के गुठलियों से निकलने वाले नन्हे पौधे की लाल लाल पत्तियां हवा के हल्के झोंके से हिलने लगती है। नौरंगिया उसी प्रकार से अपने कामों के प्रति सचेत है। काला भंवरा मुंह पर डोले। नौरंगिया के चेहरे पर जो घुघराले बाल लटक रहे हैं उसको देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई सुंदर फूल पर काले भंवरे मंडरा रहे हैं। सौ सौ पानी रंग धुले। नौरंगिया का चेहरा इस प्रकार से तरोताज़ा दिखाई देता है जैसे कि वह 100 बार पानी से धुला गया हो। कहने को कुछ होठ खुले। नौरंगिया के चेहरे पर किसी प्रकार की बनावट नहीं है और उसके होठ स्वाभाविक रूप से खुले हुए रहते हैं। उसको देखने से ऐसा लगता है कि अपने होठों से कुछ कहना चाहती है लेकिन वह कुछ कहती नहीं है। अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बचना। नौरंगिया जो है ईश्वर की अद्भुत रचना है और उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने मान सम्मान की रक्षा करना, क्योंकि उस समाज में लेखपाल से लेकर ठेकेदार तक सबकी नीयत उसके प्रति अच्छी नहीं है। नौरंगिया गंगा पार की है। इस पद्यांश की विशेषता यह है कि इसमें कवि ने श्रम के सौंदर्य का अनोखा वर्णन किए हैं। कार्य के प्रति समर्पित नौरंगिया के जीवन को कवि ने सिहरन पहने हुए अमोले जैसी नई उपमा दी है। अमोले जैसे देशज शब्द और 100 पानी से धुले रंग का प्रयोग कवि की काव्य भाषा को जन भाषा के करीब ले जाती है। अब आप लोग यहाँ से यहाँ तक देखिए। जब देखो तब जांगर पीटे, हार न माने काम घसीटे। जब तक जागे तब तक भागे, काम के पीछे काम के आगे। बिच्छू गोजर सांप मारती, सुनती रहती विविध भारती। बिल्कुल है लाठी सी सीधी, भोला चेहरा बोली मीठी। आँखों में जीवन के सपने, तैयारी त्यौहार की है। नौरंगिया गंगा पार की है। इस पद्यांश में नौरंगिया की कर्मण्यता की ओर संकेत किया गया है। उसकी श्रमशीलता बड़ी ही प्रेरणादायक है। कैलाश गौतम जी कहते हैं कि नौरंगिया अपने कामों को निपटाने के लिए
हमेशा कठिन परिश्रम करती रहती है। हार न माने काम घसीटे, और किसी भी काम से वह हार नहीं मानती है। जब तक जागे तब तक भागे, काम के पीछे काम के आगे। कैलाश गौतम जी कहते हैं कि जब नौरंगिया सोकर जाग जाती है तभी से वह अपने कामों के आगे पीछे भागती रहती है, अर्थात अपने कामों में निरंतर लग जाती है। बिच्छू गोजर सांप मारती, सुनती रहती विविध भारती। नौरंगिया जिस परिवेश में पली बड़ी है उस परिवेश में बिच्छू गोजर सांप ये सब बिलबिलाते रहते हैं। नौरंगिया जिस परिवेश में पली बड़ी है उस परिवेश ने उसको इतना साहसी बना दिया है कि वह बिच्छू गोजर सांप से अच्छी तरह से निपटना जानती है। सुनती रहती विविध भारती, और उसे अगर थोड़ा बहुत समय मिल जाता है तो वह विविध भारती सुनती रहती है। लाठी बिल्कुल है लाठी से सीधी, नौरंगिया जो है लाठी के समान सीधी है, अर्थात सरल स्वभाव वाली औरत है। भोला चेहरा बोली मीठी, और नौरंगिया का जो चेहरा है वह भोला है और उसकी बोली मीठी है। आँखों में जीवन के सपने, तैयारी त्यौहार की, और नौरंगिया के आँखों में जो है जीवन के सपने हैं, अर्थात नौरंगिया आशावादी है और अपने त्योहारों को जो है बहुत ही उमंग और उल्लास के साथ मनाती है। नौरंगिया गंगा पार की है, नौरंगिया जो है गंगा पार की है। इस पद्यांश की विशेषता यह है कि कवि ने एक आदर्श, स्वावलंबी, स्वाभिमानी नारी के चरित्र को हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं। अब जो है आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए। ढहती भीत पुरानी छाजन, पकी फसल तो खड़े महाजन, गिरवी गहना छुड़ा न पाती, मन मसूस फिर रह जाती। कब तक आखिर कितना जूझे, कौन बताए किससे पूछे, जाने क्या क्या टूटा फूटा, लेकिन हंसना कभी न छूटा। पैरों में मगनी की चप्पल, साड़ी नई उधार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। इस पद्यांश में ग्रामीण परिवेश के चित्रण के साथ ही साथ सर्वहारा वर्ग की मुसीबतों को सांकेतिक किया गया है। भारतीय किसान की दुर्दशा की ओर कवि ने संकेत किए हैं। ढहती भीत पुरानी छाजन, नौरंगिया का जो मिट्टी का दीवार है वह गिर चुका है और उस पर पुराने छप्पर लगे हुए हैं। पकी फसल तो खड़े महाजन, और जब उसके खेत के फसल पक कर तैयार हो जाते हैं तो महाजन उसके दरवाजे पर वसूली के लिए आकर खड़े हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब नौरंगिया के खेतों के फसल
पककर तैयार हो जाते हैं अर्थात काटने लायक हो जाते हैं, तब उसी समय जो साहूकार हैं वह अपने पैसों की वसूली के लिए उसके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। गिरवी गहना छुड़ा न पाती। नौरंगिया का जो गहना है गिरवी रखा हुआ है उसे वह छुड़ा नहीं पाती है। मन महसूस फिर रह जाती और अपने मन को महसूस कर रह जाती है। कब तक आखिर कितना जूझे कौन बताए किससे पूछे। कब तक आखिर कितना जूझे कौन बताए किससे पूछे। कैलाश गौतम जी कहते हैं, न जाने नौरंगिया का संघर्ष, नौरंगिया के जीवन का संघर्ष कब तक समाप्त होगा। कैलाश गौतम जी कहते हैं, न जाने नौरंगिया के जीवन का संघर्ष कब तक समाप्त होगा। न जाने क्या क्या टूटा फूटा लेकिन हंसना कभी न छूटा। नौरंगिया जो है अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे सपने सजाए हुए थी, लेकिन सब सपने टूटकर बिखर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हंसी दिखाई देती है अर्थात उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। पैरों में मगनी की चप्पल। नौरंगिया के पैरों में मगनी की चप्पल है और जो वह अपने शरीर पर पहनी हुई साड़ी है वह उधार ली हुई है। नौरंगिया गंगा पार की। इस पद्यांश की विशेषता यह है कि इसमें गरीबी का अत्यंत मार्मिक और स्वाभाविक शब्द चित्र खींचा गया है। मन महसूस जैसे पद में अनुप्रासिक प्रयोग कवि के काव्य कौशल का परिचायक है। अब जो है हम लोग यहाँ पर कैलाश गौतम जी के बारे में देख लेते हैं। कैलाश गौतम जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म 8 जनवरी 1944 को जनपद वाराणसी अब चंदौली में है। इनका जो जन्म हुआ था 8 जनवरी 1944 को वाराणसी के जनपद चंदौली में हुआ था और इस समय जो है चंदौली अलग ज़िला बन चुका है, वाराणसी से अलग ज़िला है। शिक्षा एमए बीएड शिक्षा एमए बीएड ये इनकी जो शिक्षा जो है एमए बीएड किए हुए थे। काव्य प्रेमियों के मानस को अपनी कलम और वाणी से झकझोरने वाले जादुई कवि का नाम है कैलाश गौतम। जनवादी सोच और ग्राम्य संस्कृति का संवाहक यह कवि दुर्भाग्य से अब हमारे बीच नहीं है। ये जो कैलाश गौतम जी हैं ये सामान्य जनता की सोच वाले कवि थे, अर्थात ये ऐसी बातें सोचते थे जो कि सामान्य जनता की भलाई हो और ग्राम्य संस्कृति का संवाहक, और अपने कविता में इस प्रकार से ग्रामीण संस्कृति के बारे में लिखते थे कि वह एक जगह से दूसरे जगह पर उन बातों को पहुंचाया जाए। संवाहक मीन्स होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपने कविता में ग्रामीण संस्कृति का वर्णन इस प्रकार से करते थे कि
उसको पढ़ने वाला और सुनने वाला जो है वह दूसरे जगह पर भी जाए तो उन बातों को वहाँ पर पहुँचाए। आकाशवाणी इलाहाबाद से सेवानिवृत्त होने के बाद तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश गौतम को आज़ादी के पूर्व स्थापित हिंदुस्तानी एकेडमी के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किए। जो उत्तर प्रदेश सरकार है वह कैलाश गौतम को आज़ादी से पूर्व जो एक एकेडमी बनाया गया था, हिंदुस्तानी एकेडमी, जो आज़ादी से पूर्व एक एकेडमी बनाया गया था, वह एकेडमी का नाम था हिंदुस्तानी एकेडमी, उसका जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया था। एकेडमी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए इस महान कवि को 9 दिसंबर 2006 को निधन हो गया। कैलाश गौतम को अपने जीवन काल में पाठकों और श्रोताओं से जो प्रशंसा या ख्याति मिली वह दशकों बाद किसी बिरले कवि को नसीब होती है। कैलाश गौतम जिस गरिमा के साथ हिंदी कवि सम्मेलनों का संचालन करते थे, उसी गरिमा के साथ कागज पर अपनी कलम को धार देते थे। 8 जनवरी 1944 को बनारस के डिगधी गांव में जन्मे इस कवि ने अपना कर्म क्षेत्र चुना प्रयाग को। इनका जो जन्म हुआ था बनारस के डिगधी गांव में, लेकिन जो अपना काम करने के लिए जगह अर्थात स्थान को चुने वह स्थान था प्रयाग। ये अपना कर्म क्षेत्र जो है प्रयाग को चुने हुए थे। इसलिए कैलाश गौतम के स्वभाव में काशी और प्रयाग दोनों के संस्कार रचे बसे थे। अब जो है हम लोग इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं सीली माचिस की तीलियां, जो कविता संग्रह है। जोड़ा ताल, यह एक कविता संग्रह है। 3/4 अंश, यह जो है भोजपुरी कविता संग्रह है। सिर पर आग, यह जो है गीत संग्रह है। शीघ्र प्रकाश्य, बिना कान का आदमी दोहा संकलन है। चिंता नए जूते की, यह जो है निबंध संग्रह है। आदिम राग, यह गीत संग्रह है। तंबुओं का शहर, यह एक उपन्यास है। जोड़ा ताल, सिर पर आग, 3/4 अन्हार, कविता लौट पड़ी, बिना कान का आदमी आदि प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं जो कैलाश गौतम की कालजयी बनती हैं। जय जय सिया राम और तंबुओं का शहर जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास अप्रकाशित रह गए। अमौसा का मेला कचहरी और गांव गया था, गांव से भागा, कैलाश गौतम की सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाएं हैं। इनकी जो एक रचना है गांव से भागा, यह जो है कैलाश गौतम की सबसे लोकप्रिय रचना है। इनको जो है बहुत सारे सम्मान